एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी कॉन्सेप्ट। सीयूईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं प्रकृति, आपके बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी की मेंटोर, और आज हम बात करेंगे हमारी बिजनेस स्टडीज की जो मैनेजमेंट की जो फोर्थ फंक्शन है हमारी डायरेक्टिंग, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीवोक या फिर बीटेक की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए हम लेके आ गए हैं क्रैश कोर्स। ठीक है, तो आप अगर सीयूईटी की या फिर एनसीईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए क्रैश कोर्स आया है। इसकी ऑफर प्राइस कितनी है आपकी? 999 की, 999 की, जबकि इसकी एक्चुअल प्राइस थी आपकी 2999 की। अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है, ठीक है, और ये लिमिटेड टाइम के लिए है, लिमिटेड टाइम के लिए ये वैलिड है। अब इसमें आपको क्या क्या मिल जाएंगे? इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, इसके अलावा आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, है ना। अब देखो, क्लास ऑलरेडी 8 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले आपको हमारी जो सीयूईटी कॉन्सेप्ट की जो एप्लीकेशन है उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करोगे? रजिस्टर करोगे। रजिस्टर करने के बाद आप उसमें लॉगिन करोगे और कोर्स को सेलेक्ट करके पेमेंट करने के बाद आपको वो कोर्स मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारी जो डायरेक्टिंग है, दैट इज फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, उसके कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के बारे में। तो क्या है हमारा टॉपिक? है हमारी डायरेक्टिंग। क्या टॉपिक है? डायरेक्टिंग, ठीक है। सबसे पहला है आपका कि डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ पीपल ऑक्यूपाइंग मैनेजरियल पोजीशन। अब बोला जा रहा है कि जो डायरेक्टिंग फंक्शन है मैनेजमेंट की, ये हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन में चलते ही रहती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि कौन इंडिविजुअल या फिर कौन पर्सन मैनेजरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा हो, ठीक है। एम्प्लॉय आ रहे हैं, जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायरेक्टिंग की जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होती है, ये कंटिन्यूअसली एक ऑर्गेनाइजेशन में चलते ही रहती है। तो बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग बीइंग रिफ्लेक्टेड हियर। तो यहाँ डायरेक्टिंग की कौन सी फीचर्स रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो पहला है आपका डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, की ये जो डायरेक्टिंग की फंक्शन है ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे होती है। दूसरा है कि डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग क्या इनिशिएट करती है? एक्शंस को बताती है कि क्या करना है, कैसे करना है। इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज हैं वो काम करना शुरू करते हैं, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर क्या है? डायरेक्शन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। टॉप टू बॉटम मतलब जो सुपीरियर हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लीड करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के। तो डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और लास्ट है डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो हमने देखा हमारी जो टेक्स्ट है उसमें क्या दी गई है कि डायरेक्टिंग की जो फंक्शन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा चलते ही रहती है, हमेशा चलती ही रहती है। इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो ये कौन सी फीचर है हमारी कि डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, in the organizations every individuals contribute to the organizational performance। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में हर एक इंडिविजुअल की, हर एक एम्प्लॉय की, हर एक वर्कर की कंट्रीब्यूशन रहती है। Thus, it ensures that the individual work for the organization goal। इसीलिए वो ये इंश्योर करता है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो किसके लिए करें, वो किस चीज को अचीव करने के लिए करें? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को। आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो यहाँ
डायरेक्टिंग की कौन सी इंपॉर्टेंस हाईलाइट हो रही है? तो पहला है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, दूसरा है डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स, तीसरा है डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज और चौथा है आपका डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस। तो हमने अपने टेक्स्ट को पढ़ा, इससे पता चल रहा है कि जो लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, हर लोग का कंट्रीब्यूशन होता है, जो भी इंडिविजुअल हैं, जो भी एम्प्लॉयज हैं, वो सारे वर्क करते हैं, काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो अल्टीमेट गोल होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसे अचीव करने के लिए। तो इसमें हर इंडिविजुअल के एफर्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं, जो एक्टिविटीज वो परफॉर्म करते हैं। तो डायरेक्टिंग क्या करता है? उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके एक कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि सब लोग काम करें। किस चीज के लिए? जो ग्रुप में सब काम करे एक साथ मिलके, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो यहाँ कौन सी इंपॉर्टेंस हाईलाइट हो रही है? डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, one of the principle of directing emphasizes that directing techniques must help every individual in the organization to contribute to his maximum potential for achievement of organizational goal। अब बोला जा रहा है कि डायरेक्टिंग की एक ऐसी प्रिंसिपल है जो बोलती है कि डायरेक्टिंग टेक्निक किस चीज में हेल्प करनी चाहिए? जो डायरेक्टिंग टेक्निक्स है वो हेल्प इस चीज में करे कि जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज करे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव करने के लिए। तो ये कौन सी प्रिंसिपल है? यहाँ कौन से प्रिंसिपल की बात की जा रही है? तो पहला है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, दूसरा है यूनिटी ऑफ कमांड, तीसरा है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन और चौथा है आपका प्रिंसिपल ऑफ फॉलो थ्रू। तो यहाँ हमने देखा कि क्या है ये जो वर्ड है आपका मैक्सिमम पोटेंशियल, इससे आप गैस कर पाओगे कि आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द टेक्निक्स विच इज यूज्ड टू मोटिवेट पीपल in an organization to influence them to contribute their best। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका यूज करके मैनेजर्स क्या करते हैं? जो एम्प्लॉयज हैं, जो पीपल काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने बेस्ट कैपेसिटी से अपना 100% देके ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, अपना बेस्ट देके ऑर्गेनाइजेशन में काम करे। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? मोटिवेट बोलते हैं, लीडरशिप बोलते हैं, सुपरविजन बोलते हैं या फिर मोटिवेटर बोलते हैं। तो ये जो टेक्निक हम यूज करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग मोटिवेशन टू द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? मोटिवेटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, under which financial incentive schemes employees are offered company shares at the predetermined price which is lower than the market price। अब ये कौन सी इंसेंटिव की स्कीम होती है जिसमें एम्प्लॉयज को जो कंपनी है उसकी शेयर दी जाती है ना, उसका शेयर ऑफर किया जाता है कितने प्राइस पे? द प्राइस विच इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे क्या करती है कंपनी? अपने एम्प्लॉयज को शेयर देती है, शेयर इशू करती है और उसकी जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस से कम होती है। तो इस स्कीम को हम क्या बोलते हैं? इस स्कीम को, जो इंसेंटिव स्कीम है जिसका यूज करके हम अपने एम्प्लॉयज को क्या कर सकते हैं? मोटिवेट कर सकते हैं। तो इस स्कीम को हम क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट बेनिफिट, को पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग या फिर डी है आपका बोनस। तो इस स्कीम को हम क्या बोलते हैं? को पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? को पार्टनरशिप। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट देखो, it is the process of converting the message into the communication symbols such as words, pictures, gestures, etc. by the sender। Identify the process। ये communication process का एक ऐसा पार्ट है जिसमें जो हमारी मैसेज है जो हम अपने रिसीवर को कन्वे कर रहे हैं, उसे हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वर्ड्स में,
पिक्चर्स में या फिर जेस्चर्स में। तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, ये जो चीज है इसे हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को डिकोडिंग बोलते हैं, एनकोडिंग बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं या फिर ड्राफ्टिंग बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनकोडिंग बोलते हैं, जिसमें हम अपने मैसेज को किसमें कर देते हैं, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, वर्ड्स में, पिक्चर्स में, जेस्चर्स में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनकोडिंग। क्या बोलते हैं, एनकोडिंग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ लिख देते, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक मिनट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हैं आपके लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स की बात की गई है और भी कुछ कुछ चीजें हैं आपकी। ठीक है, एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, एक टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल दी गई है ना। और लिस्ट 2 में आपको उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, पहला देखो, इंडिकेट्स द, लिस्ट 2 से शुरू करते हैं। इंडिकेट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन। ये वैसी कैरेक्टरिस्टिक को इंडिकेट करती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करती है, डिस्क्राइब करती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग कैसे है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। दूसरा देखो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। लीडरशिप स्टाइल हम जानते हैं, लेसेस फेयर एक लीडरशिप स्टाइल है जिसमें जो एम्प्लॉयज हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उन्हें कंप्लीट फ्रीडम दे दी जाती है ना। और चौथा है कंसर्न विद डिजाइनिंग जॉब्स दैट इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट। ये ऐसा जॉब एनरिचमेंट में होता है जिसमें हम जो जॉब्स हम बना रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट होती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, जॉब एनरिचमेंट। तो कंसर्न विद डिजाइनिंग द जॉब्स विच इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट। तो 1 का आपका 4 हो गया, दैट मीन्स ये दोनों तो नहीं होना है। ठीक है, 1 का 4 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 3, दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन डी। डी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है चूज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट 5 स्टेप्स ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस विच आर गिवन बिलो। अब आपको मोटिवेशन प्रोसेस की क्या दी गई है, कुछ स्टेप्स दी गई हैं, है ना। फर्स्ट 5 स्टेप्स दी गई हैं आपको, किसकी, मोटिवेशन प्रोसेस की। अब आपको क्या करना है, इसे सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो आ गए आपके सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस, यहाँ से शायद स्टार्ट हो जाते हैं, बाकी और भी मिलेंगे आपको। पहला है आपका ड्राइव्स, दूसरा है आपका अनसेटिस्फाइड नीड, तीसरा है सर्च बिहेवियर, फिर क्या है पहला है आपका ड्राइव्स, दूसरा है अनसेटिस्फाइड नीड, तीसरा है आपका सर्च बिहेवियर, चौथा है आपका टेंशन और ई क्या है आपका सेटिस्फाइड नीड। ठीक है, तो ये जो मोटिवेशन की प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस जो है, ये जो मोटिवेशन की प्रोसेस होती है, मोटिवेशन से रिलेटेड, ये हमेशा कहाँ से शुरू होती है, हमेशा ये अनसेटिस्फाइड नीड से शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, जब हमारी नीड सेटिस्फाइड नहीं होती है तो इससे हमारे माइंड में टेंशन क्रिएट होती है। टेंशन एक बार क्रिएट होगी तो हम क्या करेंगे, सर्च करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। जो ऑप्शंस है, जो ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उन्हें हम सर्च करना शुरू कर देते हैं। तो तीसरा आएगा आपका सर्च बिहेवियर। ठीक है, इससे क्या आएगी आपकी ड्राइव्स, उसके बाद आपका ड्राइव्स आएगा और लास्ट में आपकी जो नीड है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्या है आपका अनसेटिस्फाइड नीड, दूसरा आता है आपका टेंशन। ठीक है, सी आएगा आपका, नहीं सॉरी एक मिनट, अब देखो ये उल्टा हो गया। देखो, सबसे पहला आपका अनसेटिस्फाइड नीड आएगा, है ना, अनसेटिस्फाइड नीड आएगा, उसके बाद आपकी आएगी टेंशन, इससे क्या होगी, टेंशन क्रिएट होगी। उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपकी ड्राइव्स आएगी, है ना, ड्राइव्स आएगी। उसके बाद आएगा आपका सर्च बिहेवियर, उसके बाद क्या आएगा, सर्च बिहेवियर, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, सेटिस्फाइड नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। तो 1 बी डी ए सी और ई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, ठीक।
आगे बढ़े। अब देखो, which quality of a leader requires he should understand people and maintain good human relations with them। अब ये लीडर की कौन सी क्वालिटी है जिसमें आता है कि वो लोगों की बिहेवियर को समझे, लोगों को समझे और उनके साथ गुड रिलेशन स्टैब्लिश करे, इनिशिएटिव में, है ना, कॉमर्शियल स्किल में, इंटीग्रिटी में या फिर सोशल स्किल में। तो इस स्किल को हम क्या बोलते हैं? सोशल स्किल्स बोलते हैं, सोशल स्किल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स रिगार्डिंग द स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अब स्टाइल ऑफ लीडरशिप से रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स आपको दिए गए हैं। चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, और कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्या है? एन ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइजेस मोर कंट्रोल बाय यूजिंग फोर्सेस विद इन द ग्रुप। अब बोला जा रहा है कि एक ऑटोक्रेटिक लीडर जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं कि ज्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं बाय यूजिंग द फोर्सेस विद इन द ग्रुप। दूसरा बोला जा रहा है कि अ डेमोक्रेटिक लीडर विल डेवलप एक्शन प्लान्स एंड मेक डिसीजंस इन कंसल्टेशन विद अदर्स। एक जो डेमोक्रेटिक लीडर है वो क्या करते हैं कि वो जो प्लान्स बनाते हैं वो उसमें क्या करते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, है ना, उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें कंसल्ट करते हैं, उनके कंसल्टेशन के साथ वो क्या करते हैं, कोई डिसीजंस लेते हैं। फिर आता है आपका कि द ग्रुप मेंबर्स वर्क ऑन देयर ओन टास्क रिजॉल्विंग देमसेल्फ इन अ फ्री रेन लीडरशिप। अब बोला जा रहा है कि जो ग्रुप मेंबर्स रहते हैं फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल में, या फिर इसे लेसेस फेयर लीडरशिप स्टाइल भी कह सकते हो, वो अपना काम खुद करते हैं, उनको बहुत ज्यादा फ्रीडम दी जाती है, वो अपने इश्यूज को कॉन्फ्लिक्ट्स को खुद रिजॉल्व करते हैं। फिर आता है आपका कि अ डेमोक्रेटिक लीडर डज नॉट बिलीव in the use of power unless it is absolutely essential। एक मिनट रुक जाना। तो क्या है कि a democratic leader does not believe in the use of power unless it is absolutely essential। अब बोला जा रहा है कि एक जो डेमोक्रेटिक लीडर है वो पावर को यूज करने में बिलीव नहीं करता है unless it is essentially needed, जब तक कि उसकी बहुत जरूरत ना हो। फिर है ऑथोरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल फैसिलिटेट्स क्विक डिसीजन मेकिंग। अब बोला जा रहा है कि जो ऑथोरिटेरियन या फिर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है इसमें क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, इसमें जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत क्विक होती है। तो अब आप देखोगे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहली तो आपकी ये बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ग्रुप मेंबर्स वर्क ऑन देयर ओन, ये भी होता है आपका फ्री रेन के अंदर। और ये जो ऑथोरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल है इसमें जो ऑर्डर्स हैं या फिर डिसीजंस हैं ये बस लीडर्स ले सकते हैं, इसमें वो अपने सबऑर्डिनेट से कंसल्ट नहीं करते हैं या फिर उनकी सजेशंस नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज बी सी ई ओनली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ऑप्शन सी, दैट इज बी सी ई ओनली। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी।
नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो within every human being there exists a hierarchy of 5 needs. अब जो अब्राहम मैस्लो की मोटिवेशन थ्योरी थी उसमें हमने देखा था कि उनके अनुसार, मतलब उनके मुताबिक, उनके अकॉर्डिंग, कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर 5 तरह की नीड एग्जिस्ट करती है. उन्होंने एक हायरार्की में उसे अरेंज किया था. अब आपसे बोला जा रहा है कि अरेंज दिस नीड्स इन प्रॉपर सीक्वेंस. अब आपको इन नीड्स को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. फिर आपको क्या करना है, इस ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है आपको चूज करना है. तो हम जानते हैं कि जब हम मैस्लोज नीड हायरार्की की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा आता है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें फूड, वाटर, शेल्टर, ये सारी चीजें आती है. उसके बाद आएगी आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, फाइनेंशियल और इमोशनल सेफ्टी के लिए, जैसे आपकी ग्रेच्युटी हो गई, रिटायरमेंट फंड्स हो गए, है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीजें आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में आएंगी. उसके बाद आती है एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड, जिसमें आपकी बिलोंगिंगनेस आती है ना, फ्रेंडशिप आती है ना, ये सारी चीजें आती है. उसके बाद आती है आपकी एस्टीम नीड, जिसमें आपका स्टेटस आता है ना, आपकी क्या आ जाती है, रिकॉग्निशन आती है, ये सारी चीजें आती है. और लास्ट में आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आता है, जिसको हम सेल्फ फुलफिलमेंट नीड भी बोलते हैं. ये आपकी हाईएस्ट लेवल नीड होती है. 1 मिनट. तो क्या हो जाएगा आपका, सी, ए, डी, बी और ई. क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले आएगा बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, फिर आपकी बिलोंगिंगनेस नीड आती है, एस्टीम नीड आएगी, और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आएगी. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी. नेक्स्ट देखो, इट इम्प्लाइज अ डिजायर टू अकॉम्प्लिश समथिंग डिफिकल्ट. ठीक है, अब इसे हम क्या बोलते हैं, अब ये जो डिजायर होती है जिसमें हम कुछ डिफिकल्ट अचीव करना चाहते हैं, तो इस डिजायर को हम क्या बोलते हैं. पहला है नीड फॉर पावर, दूसरा है नीड फॉर अचीवमेंट, तीसरा है नीड फॉर अफिलिएशन या फिर नीड फॉर ऑटोनॉमी. तो इस डिजायर को हम क्या बोलते हैं, नीड फॉर अचीवमेंट. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ लीडरशिप. इनमें से इसमें लीडरशिप की कौन कौन से फीचर्स हैं आपकी. पहला है इट ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ पर्सन. ये पर्सन में उन्हें इन्फ्लुएंस करके, है ना, क्या करते हैं, उनकी बिहेवियर में चेंज लाते हैं. ठीक है, फिर क्या है, इट इज एन इंटरनल फीलिंग. क्या ये इंटरनल फीलिंग होती है, तो नहीं, ये मोटिवेशन होती है. मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग होती है. फिर है इट इंडिकेट्स द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर्स एंड फॉलोअर्स. और फिर है आपका इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, सी, डी ओनली. ऑप्शन ए, सी और डी, क्योंकि इंटरनल फीलिंग जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वो मोटिवेशन बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं. तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए. ठीक है, एक मिनट.
अब देखो नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दैट गिव मोर ऑटोनॉमी एंड पावर टू द सबऑर्डिनेट्स। अब बोला जा रहा है कि ये ऐसी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, ठीक है, जो कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें ज्यादा ऑटोनॉमी देती है, उन्हें ज्यादा पावर देती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट या फिर को पार्टनरशिप। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, राम इज रनिंग हिज फादर्स बिजनेस। राम क्या कर रहा है? अपने फादर के बिजनेस को चला रहा है। अकॉर्डिंग टू हिज फादर राम इज डूइंग हिज बेस्ट इन हिज फील्ड। उसके फादर के अकॉर्डिंग कि राम अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है। He always influences the behavior of people, plays a key role in introducing required changes in the organization। अब वो क्या क्या करता है? वो लोगों की बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, जो चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है उसे लाने में वो हेल्प करता है, इंट्रोड्यूस करने में। कन्फ्लिक्ट्स हैंडल करता है, हैंडल्स कन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली एंड इज ऑलवेज रेडी टू ट्रेन सबऑर्डिनेट्स। और हमेशा रेडी रहता है अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रेन करने के लिए, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए। तो विच ऑफ द क्वालिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज एक्सप्लेन्ड इन गिवन लाइन्स। अब इन लाइन्स में कौन सी कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है? पहला है आपका क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, ठीक है। दूसरा है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, तीसरा है आपका प्रोसेस ऑफ लीडरशिप और चौथा है आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप या फिर आप उसे क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर भी बोल सकते हो, लेकिन मेनली यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप की। किसकी? इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप की। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, नेम द एस्पेक्ट रिप्रेजेंटिंग ओब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। एक ऐसी एस्पेक्ट है जिसमें क्या होता है? सबऑर्डिनेट की ओब्लिगेशन होती है कि जो काम उसे दिया गया है उसके सुपीरियर द्वारा उसे वो कंप्लीट करे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अथॉरिटी बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं या फिर डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद करो, इसे हमने डेलीगेशन के एलिमेंट्स में पढ़ा था, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, अब देखो एक केस स्टडी दी गई है, इसके बेसिस पे आपको क्या करना है? इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर करने, ठीक है। अब देखो, मिस्टर राहुल, अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट, इज वर्किंग इन द XYZ रबर लिमिटेड फॉर द लास्ट 10 years। अब मिस्टर राहुल एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट है, वो XYZ लिमिटेड इंडस्ट्री है, एक रबर लिमिटेड, रबर की फैक्ट्री है, ठीक है। वो उसमें 10 साल से काम कर रहा है, ठीक है, उस कंपनी में। His performance is always consistent and many a times he received the best employee award from the management, but in the last 2 years it is observed that his performance is gradually getting low. The department tried to identify his reasons for low performance but did not get as much information from him. But in recent months, some employees had shown the disappointment presenting the leadership pay system and communication. Maybe this was the reason for low performance of Mr. Rahul. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। अब इसमें से रॉन्ग क्या है? पार्टिसिपेटिव लीडर गिव ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट हिज सबऑर्डिनेट्स टू ओबे दैट ऑर्डर। अब जो पार्टिसिपेटिव या फिर जो डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं वो क्या करते हैं? बस ऑर्डर्स देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो उनके लीडर को, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें। तो ये गलत है। अब देखो, डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव लीडर आर सेम, तो बिल्कुल सही है। लेसेस फेयर लीडर डज नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। लेसेस फेयर में जो सबऑर्डिनेट्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको क्या की जाती है? कंप्लीट फ्रीडम दी जाती है और वहाँ तब तक वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं जहाँ बहुत ज्यादा एसेंशियल ना हो।
और चौथा है लीडरशिप प्ले अ वाइटल रोल इन द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। तो ये बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है आपका? फर्स्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, क्योंकि ऐसा पार्टिसिपेटिव लीडर नहीं करते हैं, ऐसा ऑटोक्रेटिक लीडर करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द इंसेंटिव्स यूज्ड टू मोटिवेट मिस्टर राहुल। अब मिस्टर राहुल जो हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए हम कौन सी इंसेंटिव्स का यूज कर सकते हैं? तो पहला है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, दूसरा है बोनस, तीसरा है प्रॉफिट शेयरिंग और चौथा है परक्यूसाइड्स। तो यहाँ हमने देखा कि वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जो लीडरशिप स्टाइल थी, ये जो लीडरशिप पे सिस्टम या कम्युनिकेशन की वजह से उसकी जो मोरल है हो सकती है डाउन हो गई हो, तो इसके लिए हम एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम का यूज कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टर राहुल। अब ऐसा कौन सा फैक्टर है जो एक रीजन नहीं हो सकता है राहुल की परफॉर्मेंस डिटोरिएशन का? तो पहला है आपका लीडरशिप, कंपनसेशन, तीसरा है आपका कम्युनिकेशन और चौथा क्या है आपका? चौथा है पुअर सुपरविजन। पुअर सुपरविजन, तो कौन सा ऑप्शन नहीं है? यहाँ किसकी बात नहीं की गई है? सुपरविजन की। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, दैट इज पुअर सुपरविजन। नेक्स्ट देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। अब ये एक ऐसी प्रोसेस रहती है जिसमें हम लोगों की बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिससे वो खुद उस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए या फिर कोई काम को करने के लिए खुद से तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाई द प्रोसेस फ्रॉम द गिवन केस स्टडी। ठीक है, तो पहला है आपका सुपरविजन, दूसरा है लीडरशिप, तीसरा है आपका कम्युनिकेशन और चौथा है आपका मोटिवेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लीडरशिप। क्या बोलते हैं हम? लीडरशिप। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखो, पूछा जा रहा है कि द सॉफ्टवेयर कंपनी प्रमोटेड बाय नारायण मूर्ति। ठीक है, अब कौन सी सॉफ्टवेयर कंपनी नारायण मूर्ति द्वारा प्रमोट की गई थी? विप्रो, इंफोसिस, सत्यम या फिर HCL। तो कौन सी कंपनी है? इंफोसिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की कौन सी एलिमेंट नहीं है इसमें से? मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, डेलीगेशन और फिर सुपरविजन। तो मोटिवेशन भी एक एलिमेंट होती है डायरेक्टिंग की, कम्युनिकेशन भी होती है, सुपरविजन भी होती है और इसके अलावा एक और होती है हमारी जिसे हम लीडरशिप बोलते हैं। लेकिन जो ये डेलीगेशन है ये डायरेक्शन की या फिर डायरेक्टिंग की एलिमेंट नहीं होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अब देखो, अब बोला जा रहा है स्टेटस कम्स अंडर विच अंडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैरियर। अब ये जो स्टेटस कौन सी बैरियर के अंदर आता है? सिमेंटिक बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, नॉन सिमेंटिक बैरियर या फिर साइकोलॉजिकल बैरियर। तो ये जो स्टेटस है आपके, ये आपके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर आता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन
बी, ऑप्शन बी। 1 मिनट रुक जाना। अब देखो क्या है, टू वे कम्युनिकेशन टेक्निक इज यूज्ड अंडर। अब ये जो टू वे कम्युनिकेशन टेक्निक है, जिसमें क्या करते हैं, जो सुपीरियर हैं वो क्या करते हैं, डिसीजन लेने से पहले अपने सबऑर्डिनेट को क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो कम्युनिकेशन है ये टू वे होती है। बातचीत सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स दोनों के बीच होती है। सबऑर्डिनेट से भी सजेशंस या एडवाइजेस लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये किसके अंदर होता है, लेसर के अंदर होता है, डेमोक्रेटिक स्टाइल के अंदर होता है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल के अंदर होता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं कि ये जो टू वे कम्युनिकेशन है ये हमारा डेमोक्रेटिक स्टाइल में होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स आर कंसर्न विद। अब ये जो मैस्लोज नीड हायरार्की में जो सबसे लोअर लेवल ऑफ नीड है हमारी, ठीक है, अब ये इसे हम क्या बोलते हैं, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो इसमें क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। तो पहला है आपका शेल्टर, दूसरा है हंगर, तीसरा है आपका थर्स्ट, और डी है ऑल ऑफ दिस। तो मैंने अभी बताया था कि ये जो बेसिक लेवल नीड है, जिसे हम बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं, इसमें जो चीजें आपको आपकी एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी होती है, जैसे फूड, वाटर, है ना, शेल्टर, ये सारी चीजें आती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो, Which of the following is a financial incentives? आज इनमें से फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन सी, कौन सी इंसेंटिव्स होती है जिसे हम मॉनेटरी फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, तो पहला है आपका प्रमोशन, दूसरा है आपका स्टॉक इंसेंटिव, तीसरा है आपका जॉब सिक्योरिटी, और चौथा है आपका एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। तो ये जो प्रमोशन, जॉब सिक्योरिटी और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन है, ये आपकी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आती है, मतलब इसे हम मॉनेटरी टर्म्स में डिनोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आता है, आपका जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है उसमें आपके स्टॉक इंसेंटिव आते हैं। स्टॉक इंसेंटिव में जो कंपनी की शेयर्स है, उसे जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें कंपनी की कुछ शेयर्स दी जाती हैं, और उसकी जो प्राइस रहती है वो मार्केट प्राइस से कम रहती है। ठीक है, और ये क्यों दिया जाता है, ताकि उनके मन में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए कि हाँ हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो
अब देखो, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन सी है इनमें से, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है द हाईएस्ट लेवल नीड इज द नीड इन द नीड हायरार्की ऑफ अब्राहम मैस्लो इज। जो अब्राहम मैस्लो की जो नीड हायरार्की है, इसमें हाईएस्ट लेवल नीड कौन सी है? सेफ्टी नीड, बिलोंगिंगनेस नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड या फिर प्रेस्टीज नीड। तो जब हम इस हायरार्की को देखते हैं कि सबसे पहले हमारी बेसिक नीड जो आती है वो होती है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, उसके बाद हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स आती है, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स के बाद हमारी कौन सी नीड आती है? बिलोंगिंगनेस नीड, बिलोंगिंगनेस नीड के बाद एस्टीम नीड और लास्ट में हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड या फिर सेल्फ फुलफिलमेंट नीड होती है। इसमें जितनी जो एक इंसान अपने लाइफ में करना चाहता है, जितनी उसकी एबिलिटी रहती है, कैपेबिलिटी रहती है, ठीक है, वो फुल यूटिलाइजेशन उसका कर लेता है। ठीक है, तो इसे हम सेल्फ फुलफिलमेंट नीड बोलते हैं या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बोलते हैं। हाँ, ये आपकी हाईएस्ट लेवल नीड होती। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। अब देखो नेक्स्ट आता है आपका कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आर कंसर्न विद। अब अभी जो हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की बात करी, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आपकी आती है? ठीक है, तो पहला है आपका ऑटोनॉमी स्टेटस, दूसरा है आपका रिकॉग्निशन, तीसरा है ग्रोथ एंड सेल्फ फुलफिलमेंट और डी है आपका नन ऑफ दीस। डी क्या है आपका? नन ऑफ दीस। तो इसमें क्या आता है आपका? अभी हमने बात करी कि ये क्या होती है, एक हाईएस्ट लेवल नीड होती है, इसमें सेल्फ फुलफिलमेंट और ग्रोथ की बात हम करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो द मोटिवेशन थ्योरी विच आर क्लासिफाइड नीड्स इन हायरार्चिकल ऑर्डर इज डेवलप्ड बाय। अब ये जो मोटिवेशन थ्योरी है जिसमें ह्यूमन नीड्स को क्लासिफाई किया गया है एक हायरार्चिकल ऑर्डर में, तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? फ्रेड ल्यूथन्स के द्वारा, स्कॉट के द्वारा, अब्राहम मैस्लो के द्वारा या फिर पीटर स्टीकर के द्वारा। तो ये जो मोटिवेशन थ्योरी है इसे हम क्या बोलते हैं? ये किसके द्वारा, इसका जो नाम है ये भी उसके डेवलपर के द्वारा जिसने उन्हें डेवलप किया था उनके नाम पे इसे रखा गया है। हम क्या बोलते हैं? मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? अब्राहम मैस्लो के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स इज नोन। अब जो मैसेज जो होती है जिसे हम कन्वे करते हैं रिसीवर को, ठीक है, उस मैसेज को जब हम कम्युनिकेशन सिंबल्स में या फिर किसी पिक्चर्स में या जेस्चर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मीडिया, एनकोडिंग, रिकॉर्डिंग या फिर फीडबैक। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? अभी हमने डिस्कस किया था, उसे हम क्या बोलते हैं? इनकोडिंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीडरशिप स्टाइल। इसमें से कौन सी लीडरशिप स्टाइल आपकी नहीं होती है? पहला है फ्री रेंज जिसे आप लेसर फेयर भी बोलते हो, दूसरा है आपका ऑटोक्रेटिक जिसे आप ऑथोरिटेटिव भी बोलते हो, और तीसरा है आपका डेमोक्रेटिक जिसे आप पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल भी बोलते हो, और चौथा है आपका डिक्टेटरशिप। तो ये जो फ्री रेंज, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है ये आपकी क्या है? टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। लेकिन डिक्टेटरशिप किसी तरह की लीडरशिप स्टाइल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब इसमें से कम्युनिकेशन प्रोसेस की कौन सी एलिमेंट नहीं है? तो पहला है आपका रिकॉर्डिंग, दूसरा है आपका कम्युनिकेशन, तीसरा है चैनल और चौथा है रिसीवर। तो कौन सी एलिमेंट नहीं है आपकी? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, किसकी? कम्युनिकेशन प्रोसेस की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी।
टेक्स्ट देखो, अंडर विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप देयर इज नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल है जिसमें अथॉरिटी के डेलीगेशन नहीं होता है, मतलब यहाँ सेंट्रलाइजेशन फॉलो किया जाता है। सेंट्रलाइजेशन मीन्स यहाँ अगर इस फॉर्म में यहाँ बात करें तो जो लीडर्स हैं वही क्या कर सकता है, वही ऑर्डर्स दे सकता है, वही डिसीजंस ले सकता है। यहाँ जो अथॉरिटी है, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, ये सबऑर्डिनेट को नहीं दी जाती है, जो फॉलोअर्स हैं उन्हें नहीं दी जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक या फिर ऑथोरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, ग्रेप वाइन इज, अब ग्रेप वाइन क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, बैरियर टू कम्युनिकेशन है, लैटरल कम्युनिकेशन है या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो हम जानते हैं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं, क्योंकि इसकी कोई सोर्स नहीं होती है ना, ये कहाँ से शुरू हुआ हो उसका हमें कोई पता नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, इसमें से कौन सी एलिमेंट नहीं है आपकी, किसकी, डायरेक्शन की। तो पहला है आपका मोटिवेशन, दूसरा है आपका कम्युनिकेशन, तीसरा है डेलीगेशन और चौथा है सुपरविजन। तो मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और सुपरविजन ये तीनों ही आपके एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग के, लेकिन डेलीगेशन कोई एलिमेंट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, ग्रेप वाइन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अभी हमने डिस्कस किया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, द हाईएस्ट लेवल नीड इन द नीड हायरार्की ऑफ अब्राहम मैस्लो, लग रहा है वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्या हो जाएगा हमारा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, फिर से वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, द कम्युनिकेशन नेटवर्क इन विच ऑल सबऑर्डिनेट्स अंडर अ सुपरवाइजर कम्युनिकेट थ्रू द सुपरवाइजर ओनली। अब बोला जा रहा है ये एक ऐसी कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसमें जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, अंडर अ सुपरवाइजर, है ना। सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर के अंदर जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, सुपरवाइजर के थ्रू। तो इस कम्युनिकेशन नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, सिंगल चेन, इन्वर्टेड व्हील या फिर फ्री फ्लो। तो इस कम्युनिकेशन नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, व्हील, क्या बोलते हैं, व्हील, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्टेटस कम्स अंडर विच टाइप ऑफ बैरियर्स, तो अभी हमने डिस्कस किया था, ये आपके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आती है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन बी डिफाइंड एज ओवरसीइंग सबऑर्डिनेट्स एट वर्क। ये एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब क्या होता है कि जो लोग हमारे काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उन्हें हम ऊपर से देखते हैं, सुपरवाइज करते हैं कि वो काम कैसे कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग, लीडरशिप, मोटिवेशन या फिर सुपरविजन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सुपरविजन बोलते हैं, सुपरविजन बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डायरेक्टिंग, इसमें से डायरेक्टिंग की कौन सी एडवांटेज नहीं है। तो पहला है इनिशिएट्स एक्शन, दूसरा है इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट्स, तीसरा है प्रोवाइड्स लीडरशिप और चौथा है रेस्ट्रिक्ट्स चेंजेस। तो एक्शंस इनिशिएट करता है, एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, लीडरशिप प्रोवाइड करता है, ये तो एडवांटेज है, लेकिन चेंज को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, चेंज इंट्रोड्यूस करने में ये हेल्प करता है, ना कि रेस्ट्रिक्ट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, द मोटिवेशन थ्योरी विच क्लासिफाइड्स नीड इन द हायरार्किकल ऑर्डर इज डेवलप्ड बाय अब्राहम मैस्लो, हमने डिस्कस करा था। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर। यहाँ आपको बताना है कि सुपरवाइजर की कौन कौन सी फंक्शंस है। मेंटेन्स ग्रुप यूनिटी, ये भी सही है। एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, ये जो सुपरवाइजर है आप बताओगे कि ये कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आते हैं। ये क्या करते हैं, ग्रुप यूनिटी को मेंटेन करते हैं। ये लिंक एज अ लिंक एक्ट करते हैं वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच, और वर्कर के साथ कॉन्टैक्ट रखते हैं। तो ये सारे ही फंक्शन होते हैं आपके सुपरवाइजर के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी हैज सम गाइडलाइंस and policies for the workers and want to communicate these to the workers। अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं कंपनी के, उनके पास कुछ गाइडलाइंस और पॉलिसीज हैं वर्कर्स के लिए, और उन्हें वो वर्कर्स को कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो हु वुड बी द बेस्ट कम्युनिकेटर इन दिस रिगार्ड। तो इसमें इन ऑप्शन में से कौन बेस्ट कम्युनिकेटर होंगे जो उस इंफॉर्मेशन को वर्कर्स को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स या फिर क्लर्क। तो हम जानते हैं कि जो सुपरवाइजर्स रहते हैं वो वर्कर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो सुपरवाइजर उन्हें वो इंफॉर्मेशन अच्छे से कन्वे कर पाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स इज नोन एज एनकोडिंग। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन बी। Which of the following statements is not true? इनमें से ट्रू कौन सी स्टेटमेंट नहीं है। मीन्स डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सही है। डायरेक्टिंग हेल्प्स अ मैनेजर टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट्स, ये भी सही है। डायरेक्टिंग डज नॉट हेल्प इन डेवलपिंग कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, तो ये बिल्कुल गलत है। तो यही पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, क्योंकि ये मोटिवेट करता है, उनके अंदर कमिटमेंट बिल्ड करता है, ना कि रेस्ट्रिक्ट करता है उन्हें। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स के कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, सी है आपका पेंशन प्लान। तो ये सारे ही हो सकते हैं, क्योंकि जो मेंटल सिक्योरिटी या फिर इमोशनल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखो, टू सेटिस्फाई एस्टीम नीड्स विच टाइप ऑफ इंसेंटिव्स आर यूज। अब एस्टीम नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जैसी आपकी स्टेटस है ना, रिकॉग्निशन है, एक्सेप्टेंस है, तो इन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सी इंसेंटिव्स की नीड होती है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की, एडिशनल इंसेंटिव्स की, या फिर नन ऑफ दिस। तो हम जानते हैं कि उन्हें रिकॉग्निशन, एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है, तो ये हम इन्हें नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स से दे पाएंगे, क्योंकि इसमें जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं, है ना, सोशल चीजें आती हैं, जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स में डिनोट नहीं कर सकते हैं, जबकि फाइनेंशियल इंसेंटिव में जो आपकी जो मनी से रिलेटेड सारी इंसेंटिव्स आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, XYZ कंपनी ऑफर्स इट डायरेक्टर्स सर्टेन बेनिफिट्स। अब XYZ एक कंपनी है, वो अपने डायरेक्टर को कुछ बेनिफिट्स देती है, जैसे कार की, हाउसिंग की, मेडिकल फैसिलिटी, अपार्ट फ्रॉम बेसिक सैलरी के अलावे। नेम द इंसेंटिव प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर। अब ये कौन सी इंसेंटिव्स है जो कंपनी अपने डायरेक्टर को प्रोवाइड कर रही है। स्टॉक ऑप्शन, परक्यूसाइड्स, बोनस, या फिर जॉब एनरिचमेंट। तो स्टॉक ऑप्शन में हमने जाना शेयर्स देते हैं, बोनस में कुछ एडिशनल मनी देते हैं सैलरी के अलावे, जॉब एनरिचमेंट में वो जॉब को क्या करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, कुछ ज़्यादा क्या करते हैं, कंटेंट ऐड कर देते हैं। और ये जो फैसिलिटीज़ होती हैं, कार, हाउसिंग, मेडिकल, हॉलीडेज, इसे हम क्या बोलते हैं, परक्यूसाइड्स। तो वो अपने डायरेक्टर्स को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, पर्क्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर परक्यूसाइड्स बोल सकते हो आप। तो सारी चीजें क्लियर है। तो ये थी आपके कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आपके डायरेक्टिंग से, है ना। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई हो। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार आप हमें जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी डाउट्स को कवर करूं। तब तक के लिए थैंक यू।